नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर और अभी हम लाइव आपसे जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप कैप्शन देखे होंगे कि बेगूसराय का अगला सांसद कौन होंगे, इसी के बारे में हमारा आज लाइव है। साथ में हम लोग बिहार और देश भर में क्या चीज़ें हो रही चुनाव को लेके, कौन सी पार्टी क्या कर रही है नहीं कर रही है, उस सब पे एक विस्तृत चर्चा हम लोग आज करेंगे। और साथ में हमारे साथ सौरभ जी भी हैं, तो दोनों हम लोग इस पे चर्चा करने वाले हैं। जो लोग भी देख रहे हैं उनसे रहेगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, अपनी बातों को रखें, क्योंकि ये जो पर्व है 5 साल में मात्र एक बार आता है, बार बार तो आता नहीं, पर डे तो आता नहीं है। तो इस चीज़ को आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना चाहिए, बात करना चाहिए। और अगला प्रधानमंत्री आपको किनको देखना है, अगला संसद किनको देखना है, क्या देश में, बिहार में, राज्य में, जिला में क्या बदलाव चाहते हैं, क्या चीज़ें चाहते हैं, आप उस चीज़ को हमारे साथ साझा कर सकते हैं, बता सकते हैं। क्योंकि ये सारा जो लाइव है ये आपके हमारे सबके बारे में है। तो जो लोग भी देख रहे हैं उनसे गुजारिश रहेगा कि शेयर ज़रूर करें। और कहाँ से जुड़ रहे हैं, अगर आपके तरफ से अगर कमेंट आएगा तो हमें अच्छा लगेगा, वहाँ के बारे में हम लोग चर्चा भी करेंगे। तो इस जो मेन लाइव में हम लोग आचार संहिता का अभी बहुत बात चल रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड और बीजेपी का क्या विजन है, कांग्रेस का क्या विजन है, आरजेडी का, जेडीयू का क्या विजन है, इस सब पे भी बात करेंगे। और क्या मुद्दा अभी फिलहाल के राजनीति में चल रहा है। तो सबसे पहले रहेगा कि अगला सांसद किसको देखना चाहते हैं। आपकी नज़र में आप घूम रहे हैं फील्ड में, चुनावी चौराहा कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, तो क्या लगता है किनका हवा चल रहा है। एज ए मीडिया पर्सन आप बताइए, क्योंकि आप मीडिया से जुड़े हैं, हमारे साथ बेगूसराय खबर से जुड़े हुए हैं, तो क्या लगता है किनका हवा चल रहा है। कुछ दिन पहले मोदी जी भी आए थे, हम लोग सब लोग साथ में उस चीज़ को कवर कर रहे थे, तो क्या लग रहा है किनका हवा चल रहा है। सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं सौरभ कुमार और आप अभी देख रहे हैं बेगूसराय लाइव। मैं आप लोग को बेगूसराय खबर देख रहे हैं और मैं बता दूं आपको कि बेगूसराय की तो मांग बहुत चीज़ है, लेकिन इस बार जनता कुछ न कुछ अलग मूड में है। लेकिन बीजेपी का रुख जो दिखाई दे रहा है, हमको लगता है बबलू जी, वो गिरिराज सिंह के पाले में जा रहा है। लेकिन बीजेपी में 2 कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, मतलब अभी हवा में, क्योंकि कोई बोल रहे हैं कि गिरिराज सिंह खड़े होंगे, कोई बोल रहे हैं राकेश सिन्हा खड़े होंगे। तो बहुत बात हो रही है इस पे। और शायद अभी तक बेगूसराय से बीजेपी का अभी तक कौन नहीं, हाँ, अभी थोड़ा देर पहले ही हम लोग पेज पे डाले हैं कि बीजेपी का कंफर्म हो गया है कि बेगूसराय से लड़ेगा। लेकिन कौन लड़ेंगे इसका कंफर्म नहीं हुआ। बीजेपी नहीं, देखिए अभी फिलहाल में, क्योंकि कुछ लोग जदयू से भी दावा ठोक रहे थे गठबंधन होने के कारण कि हमको जदयू सीट चाहिए यहाँ पे, क्योंकि कई सालों से ये जदयू सीट यहाँ नहीं रहा। लास्ट टाइम मोनाजिर हसन थे, अभी 2 टर्म से जो भोला सिंह थे, स्वर्गीय भोला सिंह थे, उसके बाद गिरिराज सिंह वर्तमान में है। तो जदयू वाले भी कुछ लोग डिमांड कर रहे थे। लेकिन अभी जो है बेगूसराय अगला बार बीजेपी के कैंडिडेट रहेंगे 24 के लिए। सांसद कौन बनते हैं वो तो मतलब वोटिंग के बाद ही पता चलेगा। मैं बबलू जी बता दूं आपको कि बेगूसराय की जनता इस बार मूड में है कि बेगूसराय का कोई बेटा हो, चाहे जो भी जिस पार्टी का हो, लेकिन बेगूसराय का बेटा मांग कर रहा। अब बेगूसराय का कौन बेटा है पता नहीं। अब इसमें से हो सकते हैं राकेश सिन्हा भी, उनको भी टिकट मिल सकता है, या हो सकता है कि पता चल रहा है कि कांग्रेस से कन्हैया कुमार यहाँ बेगूसराय में लड़ रहे हैं। तो किन्हीं न किन्हीं को बेटा को देंगे। अब ये तो खास करके हमारे जितने भी दर्शक हैं वो हमारे लाइव को देख रहे हैं। तो आप बताइए बेगूसराय में किन को सांसद बनाना चाहते हैं। नहीं, आपकी बात सही है। कई सारे लोग से मैंने सुना है, आपने जो कहा कि बेगूसराय में जो कई बार जो सांसद बने हैं या कैंडिडेट जो हुए हैं वो बाहर ही रहे हैं। बेगूसराय के जो लोग हैं उनको टिकट नहीं मिलता है। मैंने कई लोगों से सुना है, और कई सांसद जैसे राजीव रंजन जो कि ललन सिंह हैं, चाहे मोनाजिर हसन हैं, या और भी जो कैंडिडेट हम लोग देखे हैं वो बाहरी थे, या गिरिराज सिंह भी, इनका लखीसराय वर्तमान में हमारे जो संसद हैं वो भी बाहरी कह सकते हैं। ये जनता का कहना है, क्योंकि हम लोग तो एक निष्पक्ष कह सकते हैं बात रखने का कोशिश करते हैं हम। हाँ, क्योंकि जो जनता अगर चाहेगी कि हम बाहरी लोग ही बने तो बाहरी ही बनेंगे। लेकिन कुछ लोग का ऐसा कहना रहता है कि यहाँ के
स्थानीय लोगों को टिकट क्यों नहीं दिया जाता जी। क्या सही तो बात है? हाँ, ये बिल्कुल बबलू जी आप बात सही कह रहे हैं, क्योंकि लोग का कहना है कि बेगूसराय का कोई नेता नहीं है, कोई बेटा नहीं है क्या, मैं उसको वोट दूंगा। तो मैं कहीं ना कहीं पता नहीं दर्शक टिकट शायद हमें भी अनुमानित लग रहा कि इस बार जो मिलेगा कोई बेटा ही मिलेगा और बेटा ही सांसद जीत के जाएंगे, ऐसा मुझे मालूम हो रहा। और एक चीज़ मैं बता दूं, इस बार मोदी जी का ही लहर है पूरे, मैं बेगूसराय में की बात करूं तो लग रहा मोदी जी की ही लहर है। कारण हाँ, बहुत लोग ही कह रहे हैं 400 पार का जो नारा है मोदी जी फिर एक बार मोदी जी आएंगे, यही नारा लग रहा है। ये लोगों का मैं ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा हूँ, लोगों का कहना है कि इस बार मोदी का ही प्रधानमंत्री, अगला प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे। जैसा कि हम लोग मतलब समझ पा रहे हैं, कई लोग का कांग्रेस से मानना है कि कन्हैया कुमार को टिकट मिल सकता है, और कई लोग अमिताभ हुसैन, तो कई लोग अभी कांग्रेस के जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश कुमार, उनको भी टिकट का मतलब दावेदार माना जा सकता है। सीपीआई से कुछ लोग शत्रुघ्न सिंह जो हैं उनको टिकट का दावेदार माना जा रहा है क्या? लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि बेगूसराय सब दिन हॉट सीट रहा है पूरे भारत का। हमको लगता है बेगूसराय सबसे हॉट सीट है, और हॉट सीट रहने के कारण इस बार कन्हैया कुमार खड़े हो रहे हैं। और अगर कन्हैया कुमार का टस्क इस बार लगता कि हाँ संभावित है, संभावित हो सकते हैं, और हो सकता है कन्हैया कुमार अगर खड़े होते हैं और बीजेपी का टक्कर बड़ा एकदम पूरा एकदम क्या कहते हैं ईंट और पत्थर का टक्कर होने वाला है। ये जो आपने हॉट सीट की चर्चा की, अगर हॉट सीट नहीं होता तो दूसरी जो रैली मोदी जी की थी वो बेगूसराय में नहीं होती। हाँ बिल्कुल, ये बात आप गौर कीजिए, जब बेगूसराय में ही मोदी जी आते बहुत जगह जाते हैं, लेकिन बेगूसराय में मोदी जी आते हैं, इसका मतलब हाँ दूसरे में, क्योंकि पहले सबसे हमको लगता है इतने राज्य में औरंगाबाद एक दिन में 3 रैली 2 रैली, बिहार में 2 रैली कर चुके थे मोदी जी, उसके बावजूद भी बेगूसराय आते हैं। इसका वजह वही हॉट सीट है। हाँ, वह दूसरी रैली जो कि वो हॉट सीट के कारण है। और आप लोग जितने भी देख रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपनी बातों को रखिए। मैं बात आपसे लोग डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि बिहार एक अति पिछड़ा राज्य है। अब अति पिछड़ा राज्य क्यों है वो आप लोग भी जानते होंगे, लेकिन इसको बिहार को कुछ डेवलप करना है। बिहार एक ऐसा देश है, एक ऐसा राज्य है जो कि अपने कहीं ना कहीं अपना एक अहम योगदान रखते हैं। तो जहाँ तक जैसे कि हम लोग कुछ टॉपिक पे चर्चा करना चाह रहे थे, विकास कुमार सीपीआई लिख रहे हैं। सीपीआई देखिए वो तो गठबंधन में है, अब किनके पाले में वो सीटें जाती है इस पे डिपेंड करता है कि सीपीआई कैंडिडेट रहेगा कि नहीं रहेगा। अभी कुछ कंफर्म नहीं है, संभावित उम्मीदवार लग रहे हैं। अब कौन होंगे ये तो आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा हम सबको, आप सबको भी। आचार संहिता लागू हो गया है, तो जैसे बीजेपी का मैं देखता हूँ कि एक बहुत मोटो लेके चलते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, क्योंकि हर एक कुछ सालों पे कभी पैक्स का चुनाव, कभी पंचायत का चुनाव, कभी नगर का चुनाव, कभी विधानसभा का चुनाव और कभी लोकसभा का चुनाव। तो आचार संहिता के कुछ महीनों पे अलग अलग राज्यों में अलग अलग चुनाव को देखते हुए लगते रहते हैं। तो क्या लगता है कि मतलब विपक्ष इस चीज़ को नकारता है कि एक चुनाव नहीं होना चाहिए, जिससे क्योंकि बड़ी पार्टी जो है खासकर जो बीजेपी है, विपक्ष का एक रहता है कि वो चुनाव में आसानी से उसको लीड कर पाएंगे। क्या देखिए कहीं 1 नेशन कारण है कि होना नहीं चाहिए, वजह बहुत है। कारण है कि उसमें बहुत सारी चीज़ खर्च होते हैं, जैसे कि आप मैं बता दूं जैसे कि चुनाव, जैसे बहुत सारे चुनाव होते हैं, आज बिहार में होगा, कल उत्तर प्रदेश में होगा, मतलब अगले साल उत्तराखंड में होगा, मतलब इस तरह बदलते रहता है। हाँ, तो ये नुकसान जो होता है ना, वो नुकसान क्या होता है, देखिए नुकसान ये होता है कि सिपाही जो भी जितने भी हो उसका पूरा एकदम ड्यूटी पे छोड़ के मतलब काम को लॉ एंड ऑर्डर का या शिक्षक का या जितने भी सब चीज़ में थोड़ा सा दुविधा आ जाती है। तो इस पे आप क्या मतलब आप अपना प्रगट बताइए अपना। देखिए सही बात है, जो भी अगर डिफेंस में जैसे खासकर जो सुरक्षा बल, उनको एक सही जगह ड्यूटी दी जाती है। आप देखते होंगे बहुत सारे जो गाड़ी जो नॉन पेपर के बिना कागज़ के होते हैं उनको जब्त कर लिया जाता है, खासकर ट्रक हो गया, बस हो गया, और महीने दिन तक के लिए वो क्या रहता है, रिजर्व रहता है सरकारी कामों के लिए, क्योंकि इतना सारा कुछ बार बार ज़रूरत पड़ते रहता है।
तो फायदा नुकसान तो दोनों चीज़ है। इसका निर्णय जो सत्ता में रहेगी, लोग जिन्हें चुन के भेजेंगे वही डिसाइड करेंगे कि ये 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन फ़ायदा नुकसान दोनों चीज़ है। एक और चीज़ है, अभी सौरभ जी, इलेक्टोरल बॉन्ड का बहुत चर्चा हो रहा है, खासकर विपक्ष इस चीज़ को बहुत चाव से उठा रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की मदद से बीजेपी बहुत सारा घोटाला किया है। ऐसा विपक्ष का मानना है कि उनको जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनको जिनको मदद किया बीजेपी ने, उनको इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना पड़ा, खरीद के दिए और उनका फ़ायदा उनको बीजेपी को मिला। क्या लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मुद्दा है चुनाव में कितना दिखेगा, कितना असर पड़ेगा? देखिए, कहीं ना कहीं बीजेपी जो सोचती है वो शायद हो भी पाती है, लेकिन विपक्ष कुछ ऐसे चीज़ को रखती है, सही जायज़ रखती है, क्योंकि कारण है कि इलेक्टोरल बोर्ड जो होता है बहुत लोग को समझ नहीं आएगा कि आखिर कहाँ क्या चीज़ करना है, कौन सा बटन दबाना है, क्या करना है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है। देखिए, ये इलेक्टोरल जो बॉन्ड होता है, ये कौन आदमी किस पार्टी को कितना चंदा दे रहा है, इसमें ट्रांसपेरेंसी की जो कमी रहती थी और इसमें या ज़्यादा रहता था, इस चीज़ को कवर अप करने का एक तरीका था, जो कि ये मुद्दा अभी चल रहा है। अगर हम विजन की बात करेंगे तो क्या लगता है बीजेपी का विजन क्या है? और अगर हम इंडिया गठबंधन या उसको इंडी गठबंधन या जो भी नाम कहें, बीजेपी वाले उसको इंडी गठबंधन बोलते हैं और दूसरा पक्ष उनको अपने आप को इंडिया गठबंधन बोलता है। तो बीजेपी का विजन क्या है आपके नज़रिए से? देखिए, बीजेपी का विज़न है कि हमारा जो देश हो वो एक 5 ट्रिलियन जो कि एक इकोनॉमी होता है और सबसे 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हमारा देश हो, तो उसके ऊपर वो काम कर रहा है। चाहे देखिए, अभी शायद कुछ दिन पता चला है, मैं न्यूज़ के ही माध्यम से मैं जानता हूँ कि एक चिप जो होती है छोटी सी, जो सेमी कंडक्ट कहते हैं ना, सेमी कंडक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं, चिप में जो कि मोबाइल में, टेलीविज़न में, प्रोसेसर में, ये सारी चीज़ में काम आते हैं। उसका चीन से आया जाता है, जापान से मंगाया जाता है, इंपोर्ट होता है। लेकिन अब खुद कहीं ना कहीं हमारा देश इंपोर्ट करेगा, खुद बनाएगा, खुद मैन्युफैक्चरिंग करेगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए ये सबसे बड़ी बात होगी। हमारे ये बीजेपी का विज़न है। देखिए, जहाँ तक ये बात है कि सही बात है कि बीजेपी अपने लोग इसी कारण से उनको, जो विपक्ष के लोग उनको फेंकू भी बोलते हैं कि बहुत बड़ा बड़ा फेंकते हैं। पता नहीं कितना फेंकते हैं या नहीं है, वो तो जनता जानते होगी। लेकिन उनका जो विजन है, जैसा कि मोदी जी बोलते रहते हैं, बुलेट ट्रेन का हो, चाहे वंदे भारत का हो, चाहे सोलार एनर्जी का हो, चाहे आपको इथेनॉल प्लांट, जैसा कि आपको जानकारी होगा कि बेगूसराय में भी एक इथेनॉल प्लांट लग रहा है, उस पर काम चल रहा है बहुत तेज़ी से। हाइड्रोजन आने वाले समय में आपका जो गाड़ी है, डीजल पेट्रोल नहीं बल्कि हाइड्रोजन से चलने वाला है। तो कुछ इस तरह का विजन बीजेपी लेके चल रही है। अगर हम कांग्रेस की बात करेंगे या इंडिया गठबंधन की बात करेंगे तो उनका क्या विजन आपके नज़र में है? देखिए, उनका विज़न साफ क्लियर है। बेरोजगारी, वो सबसे पहले महंगाई, बेरोजगारी, महंगाई, इस पे काम करेंगे। कारण है कि जो दाम बढ़ रहा है, जो कि पहला नंबर में बेरोजगारी की बात करूंगा, क्योंकि बेरोजगारी सबसे, भारत में हमको लगता है सबसे सर्वाधिक बेरोजगारी बढ़ा हुआ है और महंगाई भी प्रत्येक दिन बढ़ रही है, कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ रही है। इस पर जो कांग्रेस के जो लोग हैं, इस पर नौकरी देने का काम कर रहे हैं। वो कर रहे हैं 30 लाख, अभी आपने बिहार में देखे, मांग कर रहे हैं। बिहार में भी तेजस्वी सरकार जो कि था, तो वो कहीं ना कहीं, आप जो बोल रहे हैं नौकरी देने का, उसमें तो दोनों क्रेडिट ले रहे हैं। जदयू कह रही है हमने नौकरी दी है और आरजेडी कह रही है हमने दी है, तो असली में कौन नौकरी दिया है, इसका निर्णय कौन लेगा? इसका निर्णय तो खुद मतलब जनता देगी, जनता ही लेगी, क्योंकि जनता ही सर्वमान होती है। मैं बता दूं कि जो लोग जैसे विज़न होता है, विज़न सबसे पहला नंबर नौकरी देना, महंगाई का दाम कम करना और महंगाई घटाना, ये सारे चीज़ पे मेन मुद्दा हमारा। क्योंकि महंगाई, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, गैस सिलेंडर का दाम जो कि 400-300 रुपया मिलता था, अब वो 1200 रुपया, 1000 रुपया में मिल रहा है। जो कि पेट्रोल 70-60 रुपया में मिलता था, 109, 106, 107, 8, 10 इतना मिल रहा है। तो ये महंगाई कहीं ना कहीं लग रहा है कि कांग्रेस कम कर सकती, अगर आती है तो। जहाँ तक सही बात आपने बोला कि कई बार हम लोग सुनते थे अच्छे दिन आने वाले हैं, पेट्रोल के दाम घटने वाले हैं, गैस सिलेंडर के दाम घटने वाले हैं, तो ऐसा कांग्रेस या अन्य लोग भी इस चीज़ को जिक्र करते हैं।
जो पहले जो विरोध प्रदर्शन होता था गैस सिलेंडर लेके, चाहे प्याज को लेके, टमाटर को लेके, अभी अगर हम देखेंगे जो खाने वाला जो तेल है, चाहे अभी लहसुन, कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि 250-300 रुपये केजी लहसुन पहुंच गया था, कई जगह 400 रुपये केजी पहुंच गया था। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि एक हरा मिर्च होता है ना, उसकी कीमत 80 रुपये केजी हो गया था, एक समय था। और फिर मैं अभी बता देता हूं, अभी कोई भी सब्जी आप खरीदने जाइए 40 रुपये पर केजी से कोई दाम कम नहीं है। 40, 60, 70, 80, 90, 100, दाल का दाम, तेल का दाम, अरहर, कोई भी तेल लीजिए, सबका दाम बहुत ही हाई पर है। एक समय में आपको याद होगा कि एक नींबू का दाम 15 रुपया होता था। तो सोचिए कितना महंगाई बढ़ रहा है। महंगाई कम है क्योंकि बीजेपी की सरकार है, ठीक रहेगा आगे पता नहीं, लेकिन ये कहती थी कि हमारा जो देश, हमारा मतलब एक अच्छे दिन आएंगे, एक अच्छे सोच के साथ आएंगे, एक अच्छे हमारा दिन, अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन लग रहा है कि अच्छे दिन नहीं आ रहे हैं। 50 में विपक्ष का कहना है कि अच्छे दिन नहीं आ रहे हैं। तो आप इस पे अब क्या कहती है, अपनी राय दीजिए। देखिए सही बात है कि हम विकास तो चाहते हैं, लेकिन ऐसा विकास नहीं चाहते हैं कि जिसमें लोग महंगाई से मरे। और पता नहीं, इसकी कई लोग, इनका मानना है कि महंगाई अभी कम है या ज़्यादा है, तो जो पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, उनको पता होगा कि वो कितना खर्च कर रहे हैं, पहले कितना खर्च करते थे, पहले कितना कमाते थे, ये वो सही निर्णय कर पाएंगे। जो लोग कमा रहे हैं, जो अभी क्या कह सकते पढ़ रहे हैं, युवा है, वो इस चीज़ का निर्णय करने में असक्षम है कि अभी महंगाई है कि नहीं है, क्योंकि वो अपने पिता, अपने माँ बाप के अनुसार अभी चल रहे हैं, उनके पैसे पे चल रहे हैं, तो वो अभी महंगाई का निर्णय तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन कई सारे युवा जो है इस चीज़ को अभी बीजेपी या ऐसी पार्टियों को समर्थन कर रहे हैं, और सारा चीज़ है, देखते हैं इसमें आगे वाले समय में क्या होगा। अब हम लोग बिहार की ओर लौटते हैं, क्योंकि जहां हम लोग रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, वो अपना बिहार है। और तो क्या लगता है बिहार में क्या माहौल रहेगा? देश भर का तो माहौल हम लोग अभी चर्चा करेंगे ही। सबसे पहले हमने बेगूसराय से शुरुआत किया था। अच्छा, एक चीज़ हम लोग भूल गए थे, बेगूसराय का क्या मांग है, पहले इस चीज़ को हम लोग चर्चा करेंगे, तब हम बिहार पे बोलेंगे। देखिए, बेगूसराय की सबसे बड़ी मांग है, जब मोदी जी आए थे तो उनसे एक आशा था जनता की कि मतलब एक राष्ट्रकवि दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर के नाम से एक यूनिवर्सिटी हो। दूसरा नंबर एक पर्यटक जो हमारा कांवर झील है, जो कि भारत का एक सबसे कह सकते हैं कि एशिया का सबसे मीठा जल, सबसे मीठा जल हमारा बेगूसराय में मंझौल में स्थित कांवर झील है। जयमंगलागढ़ के नाम से पीठ, जो कि शक्ति पीठ भी है, जयमंगलागढ़ है। तो ये सब चीज़, और एक था, तीसरा था, मैं भूल रहा हूँ, तीसरा क्या था, एम्स, एक हॉस्पिटल हो। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। 3 मांग बेगूसराय का सबसे ज़्यादा मांग है, सबसे अधिक मांग है कि बेगूसराय की जनता यही कर रही है पुकार कि इस बार हो रामधारी सिंह दिनकर यूनिवर्सिटी का। ये सबसे पहला नंबर पे यूनिवर्सिटी की मांग है। तो आप लोग बेगूसराय से हैं, तो आप क्या अपना अपना मांग रखते हैं, हमको कमेंट के द्वारा बताइए, और मैं आपकी आवाज़ को आगे तक ले जाने का प्रयास करूंगा। बबलू जी, आप क्या चाहते हैं कि क्या इस चीज़ पे? जहाँ तक सही बात है कि बेगूसराय 30-35 लाख आबादी, 30 लाख आबादी 2011 में होती थी। अगर हम उस अनुसार से सोचें तो अभी अगर जनगणना होता तो 36, 37, 40 के करीब आबादी अभी बेगूसराय की होगी। इतना सब आबादी के बावजूद भी अगर हमारे ज़िला में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं हो, और ना ही वो प्राइवेट हो, ना ही डीम्ड हो, या किसी तरह की नहीं है। सुबोध जी हाय लिख रहे हैं, तो आपको भी हाय। कुछ कमेंट है, कुछ सवाल है तो बिल्कुल करिए। तो एक यूनिवर्सिटी की बहुत ज़रूरत है बेगूसराय को, ठीक है। और बेगूसराय एक परमंडल भी होना चाहिए। बेगूसराय जो औद्योगिक नगरी है, उसको सपोर्ट जो मिलेगा वो परमंडल होने के बाद मिलेगा। एम्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और बिहार सरकार के द्वारा एक मेडिकल कॉलेज जो असुरारी में बनना था, वो उस पर काम चल रहा है, लेकिन बहुत ही धीमी रफ्तार है। वो कब ख़त्म होगा वो कहना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो उसमें एक रफ्तार मिलना ज़रूरी है, ताकि हम लोग उसका लाभ ले पाए, हमारे नेक्स्ट जनरेशन उससे बेहतर चीज़ों का लाभ ले। तो हम लोग चाहेंगे कि वो समय पे कंप्लीट हो। और बेगूसराय या बिहार के लोग को बाहर जाना पड़ता पर्यटन के लिए। हमें गर्मी होता है तो कुल्लू मनाली जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, हिमाचल जाते हैं,
ठंडी होता है तो हम लोग ठंडी होता है तो हम लोग साउथ इंडिया घूमने जाते हैं, बड़े बड़े मंदिर देखने जाते हैं, और यहाँ के मंदिर खंडहर बने रहते हैं, कोई साफ़ सफाई नहीं है, कोई मेंटेनेंस नहीं है। तो हम नहीं चाहेंगे कि भाई बिहार ऐसा रहे। और सबसे बड़ी बात है कि अगर रोज़गार चाहिए तो हमको दिल्ली, मुंबई, पटना, गुजरात, साउथ इंडिया का रुख करना पड़ता है। तो ये बिहार राज्य सिर्फ जनसंख्या के लिए नहीं होना चाहिए, एक समझ रहे होंगे कि एक सम्मिलित विकास चाहिए और खुद के दम पे चाहिए, किसी और की मदद से नहीं, ये किया जा सकता है। हम लोग चाहेंगे और ऐसी सरकार होनी चाहिए, ऐसी बने जिससे हमें ये सब चीज़ मिले। अगला जो हम लोग बिहार पे चर्चा कर रहे थे, तो बिहार में क्या होने वाला है? बिहार में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि एक बिहार में आप लोग जानते होंगे बिहार की सबसे बदतर स्थिति में है। बिहार एक हर एक राज्य देखिए जो कल 2000 में जिसका बंटवारा हुआ था हमारे बिहार से अलग झारखंड, आज झारखंड का स्थिति देखिए। आप जाके दूसरे छोटे छोटे यूपी का देखिए, यूपी आज से मात्र 5 साल पहले बैक चले जाइए और अभी 5 साल के बाद जाइए, यूपी का जो स्थिति है बिहार का उस तरह स्थिति में लाना है। बिहार एकदम एक जातिवाद में पूरा बंटा हुआ है। जातिवाद कहीं भी हो, जातिवाद, धर्मवाद, कुछ न कुछ हमेशा बिहार में होते ही रहता है। लेकिन बिहार में एक रोज़गार चाहिए। बिहार के सर्वाधिक सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं, पलायन करते हैं दूसरे राज्य, तो बिहार के ही लोग रहते हैं। इसका क्या वजह है? इसकी वजह बेरोजगारी है, क्योंकि बिहार में कोई भी इस तरह के बड़े बड़े फर्टिलाइज़र, चाहे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया, कोई चीज़ को नहीं निर्माण किया जाता है, जो कि निर्माण होना चाहिए सरकार के द्वारा हो, चाहे केंद्र सरकार या राज्य सरकार। ये सबसे पलायन को रोकना। हम तो एक ही चीज़ चाहेंगे बबलू जी कि हमारे बिहार का विकास तभी होगा जब बिहार का बंदा, बिहार का आदमी, बिहार का जो जनता है सब बिहार में रहेंगे, बिहार में रोजगार करेंगे, तभी विकास हो सकता है। आप इस पे क्या सोचते हैं? देखिए, आपकी बात 110% सही है, क्योंकि किसी भी अन्य राज्य के लोग बिहार में, केरल के कितने लोग होंगे, बिहार में तमिलनाडु के कितने लोग होंगे, कर्नाटक के लोग कितने होंगे, महाराष्ट्र के लोग कितने होंगे, और यहाँ के लोग महाराष्ट्र में कितने होंगे, एक रेशियो रहना चाहिए। ये हम लोग झूठा ये एक गर्व नहीं कर सकते हैं कि हम बिहारी के दम पे पूरा देश चलता है, दिल्ली चलता है, मुंबई चलता है, पटना चलता है। ये हमको नहीं चाहिए। हमको ये चाहिए कि बिहार बिहारियों के दम पे चलता है कि नहीं चलता है। तुम दूसरे को चला रहे हो लेकिन खुद तो चल नहीं रहे हो। तो हम लोग जो चाहेंगे, अगर पढ़ना है तो कोटा जाओ, इंजीनियरिंग करना है तो बेंगलुरु जाओ, काम करना है तो मुंबई जाओ, दिल्ली जाओ। तो आप बेगूसराय में क्या करेंगे, पटना में क्या करेंगे, बिहार में क्या करेंगे? रोजगार नहीं है या क्या चीज़ नहीं है। यहीं के लोग बाहर जाते हैं, यहीं के लोग IAS IPS बनते हैं। तो सब चीज़ जब यहीं के लोग बनते हैं तो बाहर जाके क्यों बनते हैं? यहाँ पे क्या चीज़ की कमी है? अगर यहाँ की सरकार को पता चल पाए तो कोई किसी को नहीं जाना पड़ेगा। मैं एक चीज़ बता दूं बबलू जी, बिहार सरकार ने बहुत दिन के बाद एक अच्छी कदम रखे हैं। एक लघु उद्योग करके एक लोन देने का मुद्रा काम किए हैं, मुद्रा देने का काम किए हैं। और मुद्रा एक जानते हैं कि छोटा से छोटा रोजगार आप स्टार्टअप कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो 2 लाख रुपये का सहायता एक लघु उद्योग आप स्टार्टअप कर सकते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर कोई आदमी अपना एक बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं उसके लिए एक कहने का मतलब है कि ये तो केंद्र सरकार के द्वारा भी इस तरह का योजना शुरू हुआ, चाहे स्टार्टअप योजना, स्टैंड अप इंडिया, ऐसे कई सारे प्रोग्राम लॉन्च हुए हैं। लेकिन जिस रफ्तार से बिहार बढ़ रहा है उस रफ्तार से हम लोग 50-60 साल में पहुंचेंगे जहां मुंबई अभी है। समझ रहे हैं कि नहीं? हमको अच्छा यूपी बीमारू राज्य की कैटेगरी में आता था 7 साल 8 साल में, वो अभी सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया में। ऐसा क्या बदल गया? वहाँ के लोग को तुरंत में अंबानी से तो नहीं मिल रही है। कहने का मतलब समझ रहे होंगे आप? ठीक है, सब लोग को पैसा मोदी जी 15 लाख तो नहीं दे दिए होंगे कि भाई आप यूपी से हैं तो योगी जी और मोदी जी मिलकर 15 लाख दे देते हैं। तो हमको यहाँ के जो गवर्नमेंट है उसको ऐसा पॉलिसी अपनाना पड़ेगा कि यहाँ के लोगों को यहीं पे रोजगार मिले और बड़े बड़े इंडस्ट्री खोलने का मौका मिले। अब पेप्सी प्लांट खुला है, आपने सुना होगा, बेगूसराय के लोगों को जॉब नहीं है। यहाँ पे रिफाइनरी है, यहाँ पे फर्टिलाइज़र है, यहाँ पे सुधा डेयरी है, यहाँ पे थर्मल है। कितने सारे लोग बाहर के यहाँ पे काम कर रहे हैं।
उनको बाहर के लोग यहाँ पे अच्छे अच्छे जॉब कर रहे हैं और यहाँ के लोग वहाँ पे जाके दूसरे राज्य में जाके मजदूरी कर रहे हैं। एक चीज़ मैं बता दूं कि आप लोग जानते होंगे बड़े बड़े अभी फर्टिलाइजर जैसे रिफाइनरी है, थर्मल है, ये सारे चीज़ अभी धरना पे यूनियन दे रहे थे। पता है आपको, क्योंकि बाहर के लोग ट्रक से भर के यहाँ पे काम दिया जा रहा है, लेकिन लोकल आदमी को काम नहीं दिया जा रहा। इसकी वजह क्या है? नहीं, आपने एक सही बात की। मैं इंजीनियर की बात नहीं कर रहा। आपने अगर बेगूसराय नगर निगम में सीवरेज का काम देखा होगा, बेगूसराय में अपने सीवरेज का काम या जल नल का या गैस पाइपलाइन का जो काम आपने देखा होगा, मैंने उनसे बात की। वो लोग मध्य प्रदेश से, कुछ उत्तर प्रदेश से, कुछ लोग गुजरात से जो मजदूर लोग थे वो काम करने आए थे, वो गड्ढा करने का काम कर रहे थे। तो क्या लगता है कि यहाँ के लोग गड्ढा करने नहीं आता है क्या? आप यूपी से लोगों को मंगा रहे हो, आप मध्य प्रदेश से, आप गुजरात से लोगों को मंगा रहे हो, राजस्थान से मंगा रहे हो, यहाँ के लोगों को गड्ढा करने नहीं आता है? बिल्कुल आता है। यही तो बेरोजगारी है ना। यही दिमाग इसी सरकार को कहते हैं कि बेरोजगारी, यही बेरोजगारी पैदा होती है। अगर बिहार में काम हो रहा है, बिहार के लोग भी बिहार से बाहर हैं, पहला नंबर। दूसरा नंबर, बिहार में काम हो रहा है लेकिन बिहार के बाहर के लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। कारण है कि यही बेरोजगारी है, इसी को कहा जाता है बेरोजगारी। अभी बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, उसमें सारे स्टेट के लोग भर सकते हैं। सारे, मैं देख रहा था जो भी एग्जाम सेंटर होता था, दिल्ली से, झारखंड से, यूपी से, कई सारे स्टेट के लोग यहाँ पे काम करने आ रहे हैं, उनको जॉब भी मिला। मैं इसका विरोध नहीं करता हूँ क्योंकि अपने लोग भी बाहर में काम करते हैं, लेकिन वहाँ पे उनके साथ क्या व्यवहार होता है। संविदा में कुछ लोग ऐसे हमें देखा कि वाराणसी से, गाजियाबाद से, गोरखपुर से, कई सारे डिस्ट्रिक्ट से, यूपी से थे, उनको ऐसा कोई व्यवहार झेलना नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ के लोग को यहाँ पे जॉब नहीं दिया जा रहा है। बाहर में आपको कहता है बाहर में जाइए, बहुत अच्छा जॉब मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा। सम्मान, कितना सम्मान मिलता है वो आप लोग भी समझते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं बता दूं बबलू जी, मैं 2020 में मैं गया था वहाँ पर, क्या कहते हैं, हरियाणा में। मैं एक यूनिवर्सिटी में गया, उस यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूँगा। मैं यूनिवर्सिटी में गया, मेरे पास एक बैग था, एक गमछा था। तो गमछा से पता चल जाता कि हम बिहारी हैं। और बिहारी में, लेकिन उस इंसान ने हमको इस तरह से नज़र से देखा, आप बोलते यू आर बिहारी, मतलब इस तरह से हमको बोला बिहारी, लगा कि जैसे गाली दे रहा है। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। कहीं भी राज्य में जाए, किसी भी राज्य में जाए, तो एक अपना एक पहचान होनी चाहिए। लास्ट में कंक्लूजन हमारा यही रहेगा कि एक मन में ये रहता है कि आप छोटा से छोटा सामान खरीदते हैं, बड़ा से बड़ा सामान खरीदते हैं, ट्रक खरीद ले, बस खरीद ले, चाहे एक छोटा सा आप पेप्सी, कोको कोला भी खरीद लें। इवन यहाँ पे अभी तो शुरू हुआ है पेप्सी, कोको कोला। इवन जो डेयरी मिल्क खाते हैं, एक छोटा छोटा टॉफी खाते हैं 1 रुपये का, वो भी बिहार का बना हुआ नहीं होता है। आप अगर किसी किराने स्टोर में जाएंगे, जनरल स्टोर में जाएंगे, आप अगर हमने कहा 100 सामान उठाएंगे, पैकेज्ड फूड की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये मैं श्योर बताता हूँ कि उसमें 95% जो प्रोडक्ट है, जो ब्रांडेड है, उसमें से 5 प्रोडक्ट आपको गिन के बिहार में मैन्युफैक्चर मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये गारंटी नहीं है। हाँ, लोकल प्रोडक्ट हैं जिसका कोई ब्रांडिंग नहीं है, उस तरह का ये क्वालिटी भी नहीं है, या जो भी चीज़ें हैं, तो यहाँ की चीज़ों को ब्रांड बनाना, यहाँ के चीज़ों को क्वालिटी देना और सबसे बड़ा रोजगार देना, बिहार में देना, ये सबसे ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग जो इतिहास जानते हैं बिहार का, बिहार से पूरे इंडिया में जो हम कह सकते हैं अफगानिस्तान, ईरान से लेके पूरे देश पे जो शासन होता था बिहार से होता था। अभी ऐसा क्या बदल गया है कि हमको यहाँ के लोगों को दूसरे राज्य में जाके काम करना पड़ता है। इतनी सारी नदी, इतना सारा पानी, इतना सारा रिसोर्स, और क्या आता है? बाढ़ आता है। क्या आता है? बाढ़ आता है। यहाँ के लोग को उठा के वहाँ, वहाँ के लोग को उठा के वहाँ, ठीक है, यही चलते रहता है। बेगूसराय में कहीं और के सांसद है और नवादा में बेगूसराय के सांसद हो जाते हैं। तो वहाँ के लोगों को दीजिए, काम दीजिए, वो जानेंगे, वहाँ की समस्या को समझेंगे। और मैं पर्टिकुलर यहाँ बेगूसराय के लिए नहीं बोल रहा हूँ, देखिए जो जनता वहाँ की चुनेगी वही सांसद बनेंगे। लेकिन कोशिश हमारा रहना चाहिए कि अगर स्थानीय लोगों को मिले, स्थानीय लोग सांसद बने, स्थानीय लोग को रोजगार मिले,
तो बेहतर होगा, वो कई गुना बेहतर होगा दूसरे लोगों को रोजगार देने से। और बहुत कम कमेंट आया है अगर आप वीडियो लाइव होने के बाद भी कुछ कमेंट करते हैं तो कोशिश रहेगा कि उस पर हम लोग अपना एक राय विचार दें, अपना एक कुछ विचार साझा करें। तो देखते रहिए बेगूसराय खबर। अंत में कुछ कहना चाहेंगे? मैं आप लोग से एक चीज़ करना चाहूँगा कि आप आगे का कौन सा आप सांसद देखना चाहते हैं, बेगूसराय का बेटा देखना चाहते हैं या बेगूसराय के बाहर का देखना चाहते हैं, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइए। नमस्कार, आप देखते रहिए बेगूसराय खबर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं।